रुकिए, सोच रहे हैं ना हम कहाँ पे हैं? आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, क्योंकि आज हम जिनके घर पे हैं, ये घर नहीं हवेली है। और वो ऐसी शख्सियत है जो ना सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन है बल्कि मल्टी टैलेंटेड है। मॉडल भी हैं, ऑथर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और बड़े अंपायर के शहंशाह भी। तो चलिए आपको सीधा घर के अंदर लेकर के चलते हैं और उस हवेली के अंदर प्रवेश करवाते हैं जहाँ पर जो है सर हमें मिलेंगे। सो दिल थाम के बैठिए और बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, उनके स्ट्रगल से जुड़ी हुई तमाम बातें करने वाले हैं। तो वेलकम टू द असीम कुमार हवेली। आइए। हेलो सर, नमस्ते। हाय, नमस्ते। हाउ आर कैसे यू? हैं सर? रियली गुड टू सी यू। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड Always available for everybody. सो मीट असीम कुमार, बिजनेसमैन, मॉडल और एक्टर भी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। Of course. Life itself is an acting. बिल्कुल सर। आप जिंदगी में जो जीते हो सर आपका वो वक्त मिला। रंगमंच है, नाटक है। बिल्कुल तमाम सर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लीज। यहाँ बैठ जाए। हाँ बिल्कुल, अरे सर आप ही का अंपायर है सर। घर भी हमारा ही है। बिल्कुल सर। तो कैसा चल रहा है सर? आई एम ऑलवेज गुड। मेरा वन लाइनर होता है जी। कि आई एम ऑलवेज गुड। से शुरू करते हैं। आपको सर ये बिजनेसमैन बनने का ख्याल कैसे है? बचपन से शौक था या फिर मतलब घर में माहौल ऐसा रहा या इस तरीके का कुछ? देखो, मैं तो एक बहुत मॉडेस्ट सिटी में पैदा हुआ हूँ जी। जो फॉर्चुनेटली अब झारखंड की राजधानी है, जिसको रांची कहते हैं, और एक जहाँ से हमारे धोनी साहब भी आते हैं। जी बिल्कुल। तो मदर हमारी टीचर थी इंग्लिश की। मज़ेदार बात यह है कि मैं पैदा ही बहुत एम्बिशियस हुआ था। एम्बिशियस नहीं होते तो शायद। और जब मैं वहाँ पे एक दुकान होती थी, उसका नाम था पंजाब बूट हाउस। ओके। और मैं कई बार वहाँ जाता था। माँ हमारी बाटा के जूते खरीदती थी और मैं पंजाब बूट हाउस में जाके कैमल लेदर के जूते देखता था। उस वक्त में कैमल लेदर का जूता 400 रुपए का मिलता था। और ये बात मैं आपको एटलीस्ट 50 साल पहले की बता रहा हूँ, जब मैं शायद 10-12 साल का था। तो हमारे जहन में एक बात आई कि भाई, माँ हमेशा हमें 65 रुपीज़ का नॉटी बॉय शूज़ खरीदती है और मैं पहनना चाहता हूँ 400 रुपये वाला। तो एक बार हमारे फादर ने कहा, जब कमाना तो खरीद लेना। एंड दैट वाज द पॉइंट। सबने ये सुना है, मुझे लगता है मैंने भी सुना। जब कमाना तब पहनना तो खरीद लेना। तो हमने कहा कि यार, 7 से ख्वाहिश थी, 8 में आ गए, 9 में आ गए, 10th में आ गए, कॉलेज में गए, स्कॉलरशिप मिला, तब भी जूते खरीदने तक का पैसा नहीं मिला। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बिल्कुल सच्ची कहानी है कि मैंने कहा कि एक दिन वो आएगा कि ऐसी 50 दुकान हमारी खुद की होगी और मैं दुनिया का जितने तरह का लेदर है सब में रिसर्च करके उसमें काम करूंगा। दैट वाज द समथिंग दैट ट्रिगर्ड इन माय हेड। मैंने कहा चलो करते हैं। दैट वाज टर्निंग पॉइंट। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट कि अगर मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं कोई चोरी करके तो खरीदूंगा नहीं। तो मैं लाइफ में ऐसा क्या करूं कि ऐसे कई जोड़े जूते हमारे पास हो। और मुझे कभी कभी बहुत एम्बैरेसमेंट होती है इस बात को बोलने में कि मेरे पास आज के दिन में 200 पेयर शूज़ हैं, 200 पेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड दैट्स माई पैशन, दैट्स माई फैशन, दैट्स माई स्टेटमेंट, दैट्स माई लाइफ। यस, एम्बैरेसिंग बट ट्रू। सर एम्बैरेसिंग तो नहीं है, मैं तो नहीं कहूँगी एम्बैरेसिंग है, बट ये Embarrassing है बहुत कि- लोगों का ड्रीम है। इवन मेरा खुद का ड्रीम है, मेरा एक वार्डरोब हो एंड बहुत सारे पेयर ऑफ शूज हो, तो हील्स हो, बट वो चीज़ें हासिल हुई। अच्छा लगता है। कभी फील करता हूँ कि इसके लिए हमने 30 साल मेहनत किया है, इंटरनेशनल ट्रैवल किया दुनिया में। शुरुआत में तो बहुत सारी क्योंकि देखिए आप जैसा आपने बोला कि बिजनेस वाला ऐसा कोई वो था नहीं बैकग्राउंड,
तो शुरुआत में तो जब आपने शुरू किया हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा क्योंकि आई। ये अगर ऐसा मैं ये मार्केट कहूँ है। कि कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम्म। तो मैंने अपनी शुरुआत तो चॉकलेट बेचने से किया, और चॉकलेट बेचने के बाद मैंने कलकत्ता की गलियों में बोरोसिल के शीशे के बर्तन बेचे हैं। आई वॉज ए सेल्स पर्सन। हम्म। और उसके बाद मैं लेदर लाइन में आ गया कलकत्ता में ही। और जो पहली ड्यूटी हमको मिली थी हम्म। वो कसाई खाने में, जहाँ पे जानवर सरकारी तरीके से लाइसेंस से काटा जाता है, उस खाल को जमा करके और फैक्ट्री में लाना, उसकी नमक लगा के सफाई कराना हम्म। और लेदर बनाना। तो एक MBA टॉपर जो है वो खून से लथपथ इस तरह के जानवरों को, खाल को टेप से नापता था। उस समय ऑटोमेटिक मशीन्स नहीं होती थी। ये बात मैं आपको 1990 और 91 की बता रहा हूँ। तो वो मेरी शुरुआत थी। सर मैं भी जानना चाहूंगी कि फर्स्ट जो इनकम थी वो कितनी थी, मतलब एक होता है ना कि आपने इतना करके मेरी सैलरी एज पर माई अपॉइंटमेंट लेटर एंड ऑल डॉक्यूमेंट 1750 रुपीज़। MBA टॉपर फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिकॉज उस बंदे ने बोला मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी, मुझे किसी कॉरपोरेट में काम नहीं करना, मुझे ग्रास रूट लेवल से काम सीखना है। तो दैट वाज माय फर्स्ट सैलरी। और जब मैंने बहुत अच्छा काम किया तो 1 साल बाद मेरी पगार 2250 रुपये हो गई। स्टार परफॉर्मर। सर बिजनेस जैसे आप कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरा इंडिया से लेकर के, क्योंकि ये एक बिजनेस ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि लोग बहुत कम ही जाना पसंद करते हैं, राइट। और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं इसमें, बिकॉज कुछ लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं Right. एंड ऑल, मतलब एक नॉर्मल है। बिकॉज मुझे लगता है 90 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम में इतना नहीं होगा, बट आज के टाइम में क्या चैलेंजेस हैं? देखो, आज के टाइम में अगर तुम हमारे ट्रेड के बारे में बात करो तो इसके साथ कई इम्पेडिमेंट्स हैं, मतलब कई तरह की कठिनाई आ चुकी है कि ये काऊ लेदर है और ये गलत है, और हमारे सरकार जो है वो काऊ लेदर के काऊ के वध के खिलाफ है। बिल्कुल। तो दैट पर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मैं भी मानता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, समझते हैं कि बीफ जो है वो काऊ को भी बोलते हैं और बफेलो को भी बोलते बफेलो हैं। को, एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ से जो मीट एक्सपोर्ट हो रहा है और उसका जो लेदर यूज हो रहा है वो बफेलो का लेदर है। हमारे यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए काऊ नहीं काटी जाती, ये मैं स्पष्ट रूप से समझा रहा हूँ। होटलों में जो मीट भी मिलता है दे राइट वेरी क्लियरली दिस इज बीफ। सेकंड, जो काऊ मीट जो खाने के शौकीन या स्किन से काम करते हैं उनको पूर्ण आज़ादी है कि वो इंपोर्ट करें उस चीज़ को और लाइसेंस के तहत उसको बेचें या जो मर्जी करें। तो मैं भी स्पेन से काऊ लेता हूँ और आज भी हमारे यहाँ लेदर आर्टिकल काऊ में बनता है, बट वो मैं इंपोर्ट करता हूँ। उसके लिए स्लॉटर हाउस से काऊ नहीं मिलता इंडिया में कहीं भी, यू डोंट गेट इट एक्चुअली। कुछ सालों पहले तक कलकत्ता और जालंधर से मिलता था, जिसको लोग कहते थे कि ये काऊ शायद बांग्लादेश से आई या कहीं से भी आई। बट ये कंट्रोवर्शियल इशू है, रहेगा, बट somebody has to explain कि एक्चुअली क्या हो रहा है। एक्चुअली ये हो रहा है। सर देखिए, मार्केट में अब पहले के मुकाबले थोड़ा तो कंपटीशन बढ़ा होगा, तो उसमें आप खुद को अलग कैसे रखते हैं? बिकॉज हर एक चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक यूनिक चीज़ के लिए वो जाना जाता है। तो आप खुद को, क्योंकि मैंने देखा है, आपके बारे में पढ़ा है, तो मुझे समझ में आया है कि आप ना एकदम अलग करते हैं, जो अलग चीज़ें हैं लोगों से बिल्कुल आपका अलग है। मतलब लोग, ऐसा नहीं है कि किसी को ये चल रहा है तो चलो चलो हम उसके पीछे चल लेते हैं, नहीं। तो वो यूनिक क्या है, क्या आप बताना चाहेंगे? देखो, USP है ये, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। मैं वो बावर्ची हूँ जो एक कबाब बनाता है, उसमें क्या मसाले डाले वो खुद ही जानता है, और जब वो देखता है कि वो मसाले या वो स्वाद कॉपी हो रहा है, वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। फिर वो कहता है कि अब ये मैं कोरमा बना रहा हूँ, तो वो फिर कुछ दिन कोरमा चला जाता है। मैंने पूरी ज़िंदगी लेदर लाइन में यही काम किया। मैं एक आर्टिकल डेवलप करता हूँ, उसको 3 साल बेचता हूँ। मैंने कभी भी
चैरिटी के लिए काम नहीं किया, मैं प्रॉफिट्स के लिए काम करता हूँ। मुझे मुनाफा होता है, मैं सरकार को उसका टैक्स भरता हूँ बिल्कुल। और मैं अपने लोगों को बोनसेस देता हूँ। हम्म, लेकिन मैं इनोवेटर हूँ। जब तक लोग मेरे कंधे तक पहुँचते हैं, मैं सीढ़ियों से और ऊपर चला जाता हूँ। यही एक बिजनेसमैन की स्ट्रैटेजी होती है। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। और जब सारे बिजनेसमैन लेदर में फेल होने लगे और चाइना से इंपोर्ट किए हुए रेक्सिन की तरफ चले गए, जिसको लोग आज के दिन में लेदराइट बोलते हैं, ऑर्गेनिक लेदर बोलते हैं, बहुत तरह की चीज़, कई तरह की चीज़ है, बट बेसिकली वो एक पॉलीयूरेथेन प्रोडक्ट है, वो प्योर लेदर नहीं है। मैंने आज तक उंगली नहीं धरी है उस पर। आई एम बॉर्न इन लेदर, आई कंटिन्यू इन प्योर लेदर। आई डू नो वर्क इन आर्टिफिशियल लेदर, चाहे वो सोफ़ा हो या शूज़ हो या बेल्ट हो या जैकेट्स हो या बैग्स हो। आई वर्क इन प्योर लेदर। आई हैव नॉट गॉन फॉर आर्टिफिशियल लेदर, दैट इज़ माई यूएसपी। और आज अगर मान लीजिए कोई इस बिजनेस में एंटर करना चाहे तो उसके लिए क्या बोनस पॉइंट देंगे आप? देखो, बिजनेस में एंटर करने में प्रोडक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जज्बा होता है। और आज का यूथ जो पढ़ के निकलता है, वो उस जज्बे को उस हद तक नहीं समझ सकता जैसे हम जैसे नीडी लोग समझे थे, कि जिसके बाप ने कहा कि कमा लेना तो कर लेना। हाँ, वो दिल पे लग आज गई। का बच्चा लग्जरी में पैदा होता है, कॉन्वेंट में पढ़ता है, आज का बच्चा एक्सपोज है बहुत तरह की चीज़ों में, तो उसमें रेजिलियंस जो होता है, बर्दाश्त करने की क्षमता, वो घट गई है। मगर उनमें से भी जो निकल रहे हैं वो दो प्रकार है। एक खानदानी बिजनेसमैन की, बाप भी बिजनेसमैन, बेटे ने उसको बढ़ा दिया, बेटा एमबीए करके आया, उसने एड ऑन्स किया। और एक आज भी हम जैसे लोग हैं जिनके माता पिता टीचर्स थे और उसने एक मुकाम हासिल किया, तो वो ओरिजिनल थिंकर्स आज भी हैं, ओरिजिनल परफॉर्मर्स आज भी हैं। और मैं इनवाइट करता हूँ कि किसी को भी अगर हमसे रिलेटेड बिजनेस सीखना है, आई एम अ गुड टीचर। बिल्कुल। आई एम ऑलवेज ओपन टू all kind of discussion and helping out people to get the licenses from the government, and क्या क्या करना चाहिए, बैंक फाइनेंस कैसे मिल जाएगा, किस आदमी को मिलेगा, कैसी छोटी सी फैक्ट्री से आप एक करोड़पति बन सकते हो, क्योंकि आजकल लखपति वर्ड ऑब्सोलीट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, करोड़पति सीधा। इसलिए सर, मैंने ना एक्चुअली भी एंट्री करी थी, तो मैंने ना बहुत यूनिक यूनिक सी चीज़ें देखी हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक है ना, पर्सनली मैं खुद उनको देखना चाहूँगी, उनकी स्टोरी थोड़ा समझना चाहूँगी। सर, मुझे लगता है कि घर में हर एक चीज़ की कोई ना कोई स्टोरी होती है और घर स्टोरीज और मेमोरीज से ही बनता है। तो सर, आप वो जो मैंने मूर्ति देखी है, उस मूर्ति के बारे में जानना चाहूँगी, बिकॉज मुझे मैंने ऐसा सुना है कि ये जो मूर्ति है, इसको घर में नहीं रखना चाहिए। ये तांडव है। हाँ, तांडव है ये मूर्ति। मैं चाहूँगी कि आप पहले मूर्ति को दिखा दीजिए कि ये मूर्ति है क्या एक्चुअली, जिस मूर्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। और बड़ा यूनिक सा यहाँ पर जो मैसेज है, मुझे लगता है वो सर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी सर, इसको आप प्लीज़ ज़रूर बताइए कि इसकी स्टोरी क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। कभी सोचता हूँ कि बताऊंगा तो लोग बिलीव नहीं करेंगे, और कभी सोचता हूँ कि चलो बता ही देते हैं, मेरे को फर्क ही क्या पड़ना है। तो बिल्कुल, स्टोरी तो चेंज नहीं होगी। इसकी स्टोरी क्या है कि मैं अपने रूफटॉप पे खड़ा था जी। नीचे से हमारे कॉलोनी का जो कबाड़ी है, जिसको लाइसेंस है हर जगह से कबाड़ उठाने का, तो उसके कबाड़ के ऊपर ये मूर्ति पड़ी हुई थी। तो मैंने देखा ये तो एक मेटल स्ट्रक्चर है, रस्ट कर गया है, लेकिन मैंने सोचा पूछते हैं, तो मैंने उसे आवाज दी, रोक रोक। अरे अब्दुल, कहाँ ले जा रहा है यार, दिखा क्या है? उसने बोला, अरे सर कबाड़ है, कुछ है क्या? हमने कहा मैं आ रहा हूँ नीचे। मैंने इसको उठा लिया। अच्छा। मैंने कहा ये किसने दिया? बोला सर ये बड़ी मनहूस मूर्ति होती है, इसके नीचे देखो एक औरत के शरीर पे ये डांस कर रहे हैं, और ये कहते हैं हिंदू लोग कि ये विध्वंसकारी है, इसे घर में रखने से बैड ओमेन आता है। देखना चाहूंगी, आराम से देखो, अपने ऊपर ओमेन बुरा मत ले लेना। नो नो नो। ओके। तो ये मूर्ति जो है, ये बुरी तरह से इसमें जंक लगा हुआ था, बहुत ही बुरी स्थिति में थी। तो और ये मेटल है, दिस इज, ये शिव जी हैं। ये शिव जी हैं। ओके। और ये इनका जो पोज है, यही पोज ही, ये पोज में लोग कहते हैं। और नीचे जो है, ये
जो काली माँ हैं जो हैं ये है। मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं लेकिन जितना जानता हूँ, क्योंकि मेरे लफ्ज कुछ गलत निकल जाए तो बहुत आजकल चैलेंजेस बहुत होते हैं, तो मैंने इसको पॉलिश कराया बहुत और unique। ये पिछले 20 साल से हमारे यहाँ है और ठीक है, इट लुक्स गुड। और मेरे यहाँ 35 साल के मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आया भाई। इट्स नॉट पेंटिंग? नो, दिस इज नॉट पेंटिंग एट ऑल। ओह, दिस इज अ वुड इनले वर्क। ये सारी लकड़ियां अलग अलग आई कलर कैन की फील हैं। इट। ये सारा देखो, इसको जब तुम टच करोगी, जूम ये- करके मैं चाहूंगी इसको प्लीज दिखाएं, क्योंकि मैंने भी ये अपनी लाइफ में पहली बार ये देखा है। कर्नाटक आर्ट है Okay. जिसमें अलग अलग कलर की लकड़ियों से ये 7 घोड़े बनाए गए हैं, Oh. विच इज सपोज कि अगर किसी बिजनेसमैन के घर में 7 रनिंग हॉर्सेस है, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गुड लक एंड लॉट ऑफ एनर्जी इन द हाउस। और ये हमारे पास 27 साल से है। ये मैंने सूरज कुंड मेले से आज से 27 साल पहले बहुत हैगलिंग करके 5 घंटे मैं और मेरी वाइफ बैठ के उस कन्नड़ आदमी को बोला, ये प्लीज मुझे दे दे, प्लीज मुझे। नहीं सर, ये तो 75 के नीचे नहीं मिलेगा, 75,000 का है। ओह, 4 घंटे उसकी दुकान में बैठने के बाद 6 बजे शाम को 25,000 रुपए में मैंने ये खरीदा था, आज से 27 साल पहले। वाह। तो इस तरह से मैं एक आर्ट कलेक्टर हूँ। और सर मैंने एक और चीज सुनी है, आई डोंट नो कि वो सही है या नहीं सही है, मुझे लगता है बैठ के बात करनी चाहिए, थोड़ी लंबी बातचीत हो जाएगी। एक ना कंफ्यूजन मुझे भी है, जब मैंने आपसे मिली हूँ और देखा है, जब मैंने थोड़ा गूगल किया विकिपीडिया पे एंड ऑल, तो मुझे आपकी एज जो है वो 62 दिखा रहा है। अरे भैया 62 साल का होना कोई गुनाह हो गया क्या? लड़के हैं। तो इसका राज क्या है? इसका राज है मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस। जब आप शादीशुदा हैं और आप अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं, आपके बच्चे हैं, और एटलीस्ट एक खाना ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच आप अपने बेटा या बेटी के साथ खाते हैं, तो साथ में खाना एक योग है और ये हैप्पीनेस का कारण है। दूसरा कारण क्या है कि मैंने जो भी कुछ अचीव किया उसको मैं यहाँ पे नहीं लाया मैं कभी। इट हैज़ नॉट गॉन इन माई हेड। मैं आज भी बाइक पे जाके गोलगप्पे खाता हूँ और उसको बोलता, खट्टे वाले दो यार, ये क्या ग्लव्स पहन के दे रहे हो, जब खुजली नहीं की तुमने तो फिर गोलगप्पे में स्वाद कहाँ आया। ये हम लोग रांची में बोला करते थे, जब हमारा जो गोलगप्पे वाला था वो आलू, ये मसाले, चने, उसको जब मिलाता था और उसी से ऐसे खुजली भी कर लेता था, तो वो जो पसीने की चूजे थी ना, वो आज भी हमारे जहन में है। कभी मैं बीमार नहीं हुआ। ये हाइजीन वाइजीन ये सब बहुत अमीर लोग के लिए होता, मैं उतना अभी हुआ नहीं हूँ, तो शायद हमारा लेवल वो नहीं है। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं। तो मैं मस्त रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कहीं पैदल जाना, पैदल जाता हूँ। अगर मेट्रो कन्वीनियंट है, आई यूज़ द मेट्रो, अदरवाइज मैं बाइक पर चलता हूँ। और जिस दिन मेरी बीबी को लगता है कि हम लोग थोड़ा फ्लॉन्ट करेंगे, किसी शादी वादी में जाना है, तो मैं बड़ी गाड़ी में भी जाता हूँ। लेकिन मुझे कंफर्ट लेवल सड़क के लोग, हमारे मित्र, जो भी बंदा बिरयानी वाला सुबह सुबह जाता वो मेरा मित्र। हाँ, कोई पंडित अपने गाय को सजा के ले जा रहा वो मेरा मित्र। करेंगे कि आप पूरे दिन में क्या क्या करते हैं और दिन की शुरुआत कैसे अखबार वाला मेरा मित्र। तो मेरे मित्र भाई यही हैं, इसलिए उनकी हैप्पीनेस को देख के मैं हैप्पी रहता हूँ, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढता हूँ। आप खाने की भी बहुत शौकीन हैं। हाँ, वो तो हूँ, वो बिल्कुल हूँ। तो आप बनाते भी हैं? बनाता ही हूँ। अगर कम खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हाथ का जायका जो है वो, जैसे लेदर में मैं मैवरिक हूँ, वैसे मैं खाने का भी बड़ा उस्ताद आदमी हूँ। और शौकीन इतना हूँ कि जब भी फ्रांस जाता हूँ, इटली जाता हूँ, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ के इम्पोर्टेंट मसालों को ले आता हूँ। जैसे 18 से 20 तरह का नमक रखता हूँ। हमने सुना है लोग बाहर जाते हैं तो पर्स लेके आते, कपड़े लेके आते, शूज लेके आते। अरे मैं जहाँ भी खाता हूँ वहाँ के शेफ को बोलता हूँ, कैन आई प्लीज एंटर योर किचन सर, आई जस्ट वांट टू शो टू माय इंडियन फ्रेंड्स कैसा खाना बनता, आप बहुत अच्छे शेफ हैं। और मैं उसका शागिर्द बन जाता हूँ। फिर वो बोलता है ये मसाले उस
पॉइंट पे मिलेगा, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर। फिर मैं जाता हूँ, वो मसाले लाता हूँ। एक पैशन खाने को लेके भी खाने का पैशन है, और मैंने अपना पूरा किचन कैबिनेट अलग बनाया हुआ है जिसमें वो सारे मसाले हैं जो दुनिया भर से मैंने जमा किया। तो अभी तक की लाइफ की आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है? My happiness, which I don't want anybody to look into. They may copy me, but you can't take it out of me. In loss, in grief, I'm always happy. इस घर से 12 लोग थे, आज हम लोग 3 लोग बचे। सारे लोग वैकुंठ लोग चले गए, मैं हैप्पी हूँ ना। वो देख रहे हैं ना कि मुझे याद करता है, खुश रहता है। तो अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी जी के चला जाता, इसी मकान से बहुत सारे लोग गुजर गए, मैं खुश रहता हूँ कि उनकी ब्लेसिंग से हम लोग खुश हैं। उनकी याद में और भी होलियाँ मनाता हूँ, और ज़्यादा दिवाली मनाता हूँ। हमेशा हमारे घर में पार्टीज चलती रहती हैं सुबह शाम। दैट्स माई लाइफ। और सबसे बड़ी असफलता क्या रही है जिसमें आपको कोई गिल्ट रहा हो कि काश ये मिल जाता? पढ़ा लिखा होता तो अच्छी बात थी। जब सर आप पढ़े लिखे नहीं, इसीलिए आपने बुक लिखी। जब मैं किसी बुद्धिजीवी से बात करता हूँ, व्हेन आई लुक अपॉन समबडी कि दिस मैन नोज मोर देन मी, तो मुझे गिल्ट फीलिंग होती है कि वो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। उस लेवल में मैं तो स्टेप 1 पे भी नहीं हूँ। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हैव रिटन अ बुक एंड आई एम गोइंग टू राइट सेवरल मोर बुक्स, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम ए पब्लिक स्पीकर, मुझे ये हीन भावना रहती है। जब मैं इंटेलेक्चुअल्स के बीच में बैठता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनका अनुकरण करूँ, उनसे सीखूँ, उनसे 2 बातें करने का हमें भी मौका मिले। तो वहाँ पे जो आप कहती हो कि आपकी असफलता, तो मुझे लगता है कि आई शुड हैव बीन मोर एजुकेटेड। मैं तो भाई ठीक है, मैं एक MBA हूँ, अच्छे अंकों से टॉपर रहा हूँ, बट MBA ही कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं होती है। साहित्य इतना बड़ा फील्ड है, इतिहास इतना बड़ा फील्ड है। सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम अदर पीपल। मॉडलिंग के बारे में क्या कहेंगे? बिकॉज आप जब रैंप पे आते हैं तो मुझे लगता है अच्छे अच्छे जो मॉडल्स हैं उनको हेजिटेशन होने लगती है कि देखो, वो एक दौर था। बेटी ने हमें कह दिया कि पापा, अमन तुम इतना पुशअप्स कर सकते हो, पेड़ पे लटक जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, देन व्हाई डोंट यू ट्राई मॉडलिंग एंड ऑल। तो पहले मैं ये दाढ़ियाँ नहीं रखता था। तो मैंने एक जगह पढ़ा कि कोई वर्ड होता है जिसको बोलते हैं सिल्वर फॉक्स मॉडल। तो मैंने रिसर्च किया व्हाट इज अ सिल्वर फॉक्स। तो मैंने देखा कि जिसके बाल सफ़ेद हो, लंबी लंबी दाढ़ी हो, वो भी पूरी सफ़ेद हो। तो मैंने 6 महीने अपने आप को ग्रूम करना छोड़ दिया, दाढ़ियाँ लंबी हो गई, रंगना भी छोड़ दिया, तो वो सारी सफ़ेद हो गई। फिर उसको मैंने ट्रिम कराया जाके, और मैंने किसी को कहा कि आई वॉन्ट टू बी ए मॉडल। तो एक महिला थी, बोली मैं मॉडलिंग क्लास चलाती हूँ, आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो मैं बाकायदा 16-18 साल की बच्चियों के बीच में मैं भी रैंप वॉक सीखना शुरू कर दिया, और मैंने उनको उस वक्त में 40,000 रुपये फ़ीस दिया। तो ये कहना कि नहीं मैं फर्स्ट टाइम गया और रैंप पे चल दिया, ऐसी बात नहीं है। ये सीखना है, और सीख के जब मैं कहा तो आई वॉज जस्ट द बेस्ट मॉडल इन द कैटेगरी एंड आई बिकेम ए ब्रांड एम्बेसडर एंड आई हैड अ लॉट ऑफ व्यूवरशिप। और वो 1 साल करके मन भर गया। अब नए पैशन पे चले गए। अब पेंटिंग का शौक हो गया और गाने का शौक हो गया कि अब गाना सीखूंगा। तो वो एक दौर था जिसमें मैं टॉप पे गया। टॉप में आने के बाद रिलैक्स, लीव द स्टेज फॉर अदर्स। मैं तो ऑलरेडी, मुझे जो अचीव करना था मैं तो कर ही चुका हूँ। अच्छा, अगर ये गलत नहीं होगा कि अगर मैं बोलूँ अगले कुछ सालों में आपका जो पैशन है वो चेंज हो सकता है? बिल्कुल 100%। पेंटिंग से कुछ और? एवरी ईयर आई ऐड वन न्यू थिंग इन माई लाइफ। जैसे आफ्टर 55 बाइकिंग ऐड किया। पहले बस शहरों में बाइक चलाते थे, उसके बाद पूरी दुनिया में चलाते हैं। आप बाइकर भी हैं? बाइकर तो खैर मैं तो बहुत काफ़ी अच्छे स्तर का बाइकर हूँ।
दैट्स रियली वेरी गुड। मैं तो खुद सोच रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कर क्या रही हूँ। मैं ऐसे तो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रहा है कि मुझे टाइम कैसे मैनेज कर रहा है। मतलब इतना टाइम है, उसके बावजूद भी हम गिनी चुनी कुछ चीज़ें कर पाते हैं। बट रियली आपने जो इंस्पायर किया है, मुझे लगता है कल से मेरा रूटीन बदल जाएगा। नहीं, अपने पैशंस को फॉलो करो, समय पे बिल्कुल खाना खाओ, समय पे एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग करो, जो आजकल भी की करना है जनरेशन करो। लेजी है हाँ, सर। लेजी मैं लेजी नहीं हूँ। मेरी बाइक स्टार्ट हो जाती है सुबह 6 बजे। वो हम बिल्कुल मैं किसी दिन जाड़ा गर्मी बरसात बाइकिंग करता हूँ, और हर साल मैं 20,000 किलोमीटर करता हूँ, लेह लद्दाख से लेके सिडनी, मेलबोर्न, पूरी दुनिया में। वाह और अभी श्रीलंका जा रहा हूँ दिसंबर में। सर, ये तो हमने कभी मतलब एक्सप्लोर ही नहीं किया है और कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तो अब ना एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे, बिल्कुल फायर करो। जिसमें आपको बिना सोचे, हम्म, सोचना नहीं है आपको, बेबाक। बेबाक बिल्कुल जवाब देना है। और वो जवाब आपको बस कुछ सेकंड के अंदर देना है। ठीक है। रैपिड फायर, बिकॉज ये वाला ना सबसे ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग रहता है। देखिए, रैपिड फायर में मेरा पहला जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है, पैसा या सम्मान? पैसा। सोचना नहीं है, पैसा। क्यों? बिना पैसा कुछ नहीं है दुनिया में, चाहे कोई कितना भी मॉडेस्ट बन जाए। हाँ, नो, मनी इज अ सेकेंडरी इशू। नो, मनी मनी इज नंबर 1। सम्मान ऑटोमेटिक आएगा। मनी होगी तो। अगर कोई हमें 100 बार भी पूछे पैसा या सम्मान, लेकिन ऐसा पैसा नहीं जो किसी बदनामी से कमाया गया, मेरे जैसा टैक्स पेयर, तब पैसा फर्स्ट, सम्मान सेकंड। दूसरा सवाल, नौकरी या बिजनेस? ऑलवेज मैं हमेशा इंस्पायर करता हूँ, मालिक बनो, मालिक बनो। और क्योंकि सरकार पूरी दुनिया को तो नौकरी दे नहीं सकती, तो आप खुद नौकरी देने वाले बन जाएं। नौकरी बांटने वाले बनो। रिस्क या फिर सेफ्टी? ऑलवेज रिस्क। नो रिस्क नो गेन। वैसे समझ में आ गया मुझे, वो तो इतने देर में आ ही गया होगा। बाइकर एंड मॉडलिंग एंड ऑल। और बाइकर भी जो 60 साल के बाद अपना पैर तोड़वा ले और फिर दोबारा बाइकिंग में चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बिजनेस? ऑफलाइन। ऑनलाइन क्यों नहीं? मैं जिस ट्रेड में हूं उसमें ऑनलाइन सेल्स ना के बराबर होता है। क्यों? मेरे प्रोडक्ट्स 10,000 के ऊपर के। वेयर डू आई स्टैंड इन स्टैंड बाय विद सच ह्यूज फैक्ट्रीज। मैं ऑनलाइन बिजनेस में इनकम लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जो चीज़ बनाते हो वो इंडिया में लोग सिर्फ 2 महीने पहन सकते हैं। तो देयरफॉर माय 99% बिजनेस इज ऑफलाइन। कभी सोचा है आप ऑनलाइन शिफ्ट करने को, या थोड़ा देखो, कुछ अभी प्लानिंग तक का मैंने online? इंडिया में कुछ भी नहीं बेचा है। अब हम कोशिश कर रहे हैं एक ब्रांड लॉन्च करने का इंडिया में, जी। which will be a combination of denim and leather, ओके, जो हल्का हो और यहाँ जब विंटर्स में लोग उसको पहन पाए। बिल्कुल, वी आर वेटिंग फॉर दिस एंड होप सो जल्दी ही हम लोगों को ये खुशखबरी भी मिलेगी कि। एंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सफलता या फिर संतोष? ये डिफिकल्ट है क्वेश्चन मेरे लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सफल नहीं होता तो मुझे संतोष नहीं होता। और अगर मुझे सिर्फ संतोष सीख करना पड़ता तो मुझे कम उम्र में हिमालय पे चला जाना चाहिए था और इस भौतिक दुनिया में नहीं रहना चाहिए था। तो शायद हमको हिमालय पे बहुत ज़्यादा पूर्ण संतोष मिलता। लेकिन मैं एम्बिशियस था, रिच बनना चाहता था, मल्टीपल कार रखना चाहता था, अपने शौक को पूरा करना चाहता, तो उसके लिए मुझे सिर्फ संतोष से काम नहीं चलता। सफलता जरूरी है। तो ये 50-50। वेरी क्रिस्प, वेरी क्लियर। I have my own way of, expressing. I don't want to be very modest with you because I am not. ठीक है, मेहनत से कमाया, बिल्कुल अच्छी बात है। सर, एक मतलब ये रैपिड फायर नहीं है, ये मैं ऐसे ही आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके बिजनेस के बारे में मतलब इतनी सारी मेरी बातें हुई हैं, तो मुझे ये समझ में आया है कि मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपको
वित्त मंत्री बना दिया जाए तो आप पहला फैसला क्या करेंगे? इनकम टैक्स हटा देंगे। क्यों? ये ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिसको एक बार सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पुट फॉरवर्ड किया था, आज से तकरीबन बहुत साल पहले। और ठीक है, आज उनके जो भी स्टेटमेंट हो, बट हैं तो बड़े पढ़े लिखे इंसान। तो उन्होंने कहा था कि ये जो टैक्स रिजीम में हम लोग जीते हैं, आप हर चीज को एट सोर्स टैक्सेबल कर दीजिए। ये नहीं कि व्यापार करने के बाद आप टैक्स कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जीएसटी। एक बिजनेसमैन पूरी जिंदगी अगर टैक्स के जंजाल में फंसा रहता है तो वो उसके ज़ील को कम कर देता है। उसको लगता है कि अगर मैं ये काम करूंगा, अगर इसमें इतना छिपा लूंगा तो शायद टैक्स कम लगेगा। तो आप एक टैक्सलेस सोसाइटी बनाइए जहां टैक्स इतने सहजता से सरकार को जा रही है कि आप पे कोई इफेक्ट ही नहीं आता है। लेकिन जब तक आप इतने कड़े रूल्स के अंदर टैक्स को फॉर्मुलेट करके रखोगे, हर बिजनेसमैन टैक्स चोरी करेगा, ना चाहते हुए भी। उसके भाई उसके फैसिलिटेटर्स होते हैं, वो रास्ते बताते हैं। बट इस विषय में अगर हमारी सरकार सोचेगी और आप मुझे वित्त मंत्री बनाते तो मैं दुनिया के बेस्ट सीएस को लगाता कि भाई बताओ, बिजनेसमैन तुम्हारी कम्युनिटी, तुम्हारे कंट्री के सबसे बड़े हेल्प हैं। हम लोग टैक्स देते, उसी से सारे रोड्स बन रही हैं, सब बन रही हैं। उसको इतना ट्रांसपेरेंट, इतना इजी बना दो कि वो अगर 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट करता है तो वो 99 लाख पे टैक्स फाइल ना करे। 1 करोड़ कमाया, हम मस्त हैं जी, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आएगा, हमारे पे कोई केस नहीं होगा। दैट इज द काइंड ऑफ regime which all businessmen like me would love to have, because हम लोगों की तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। पूरे दुनिया में आप 80 करोड़ आदमी को अनाज भी देते हो, सब देते हो, सब खुश हैं। आपने एक टैक्स पेयर को तो कुछ दिया नहीं ना। जबकि टैक्स मुझे लगता है आप लोग सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग देते हैं, बट हम लोग का तो कोई सिक्योरिटी है नहीं। तो एटलीस्ट सरकार कहे कि भाई आप 50 करोड़ का बिजनेस करते हो, इतना इजी मैं हर चीज को कर दे रहा हूँ, 500 करोड़ का करिए। तो वो होता है, उससे सरकार को भी फायदा होगा, आप सिर्फ इस लेवल को आप कैटर कर रहे हो जो टैक्स नहीं देता है या जिस वो काबिल नहीं है। मैं मुझे उन लोगों से कोई परेशानी नहीं है जो नहीं दे पा रहे हैं टैक्स, मगर जो दे पा रहे हैं उनकी जिंदगी आप कैसे और सहज कर सकते हो, उनको भी इन्वॉल्व करो टॉक्स में। जो हम लोग के तरह, एक तरह से बोलो, स्मॉल बिजनेसमैन है, हम लोग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में आते हैं, हमसे भी छोटे लोग होते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करो ना सरकार के डिसीजन मेकिंग में। कि एक दुकान चलाता है या एक बंदा जो है वो 20 मशीन लगा के एक्सपोर्ट शुरू किया है, उसको प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, और किस तरह से उसकी जो फीस जा रही है सिर्फ टैक्सेशन को मैनेज करने के लिए वो जीरो हो जाए, और छोटे छोटे बिजनेसेस को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि और, क्योंकि देखो हम लोग टैक्स के साथ एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। बिल्कुल, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड वी आर, हम लोग चलते फिरते स्कूल हैं। जो हमारे यहाँ नौकरी करके जाता वो बाय हिमसेल्फ बहुत चीज सीख जाता है ना। तो एक टीचर भी हो, टैक्स पेयर भी हो, और तुम सामाजिक कार्य भी करते हो, तो तुम्हें भी सरकार इतना इजी कर दे तुम्हारा बिजनेस कि बोले यार टेंशन नहीं है, जितने का भी मर्जी काम करो, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो रहा। जब तुमने कोई चीज खरीदा तभी टैक्स लग गया, जब बेचा तभी टैक्स लग गया, तुम्हारे इनवॉइस में ही टैक्स लग गया। तो तुम फिर क्यों दिखा रहे हो कि ये प्रॉफिट हुआ, ये नहीं हुआ? फिर तुम उसमें उन चीजों को ढूंढते हो कि वो टैक्स माफ हो जाए, फिर तुम और गलत के तरफ चले जाते हो। तो ये सजेशन है बिल्कुल कि ऐसा हो तो हमारा हिंदुस्तान और बेहतरी की तरफ जाएगा। सर एक सवाल मेरा रह गया है जो मैं फिर से आपसे माफ़ी चाहूँगी कि इसको मैं लास्ट मिला रही हूँ, वैसे मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन आपकी बातें और आप इंटरेस्टिंग हो गया ना कि मैं उसी को भूल गई। एज ए बिजनेसमैन, जो अभी E20 चल रहा है, आपने देखा होगा, आप खुद ही बाइकर हैं, बाइक भी चलाते हैं, कार भी हैं, महंगी कार हैं, तमाम तरीके की कार हैं आपके पास। तो E20 जो है, क्या इसका मतलब एज अ बिजनेसमैन आपको इसको कैसे देखना है? देखो, एज ए बिजनेसमैन
मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। उनसे ज़्यादा ब्रॉड स्माइल तो किसी का होता नहीं है, और मैं उनको अपना आइडियल भी मानता हूँ कि ही इज़ अ बिजनेसमैन टर्न पॉलिटिशियन और ए पॉलिटिशियन टर्न बिजनेसमैन, और ही इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ Combination, बोथ। both. आई रेस्पेक्ट हिम फॉर दैट। अब रही बात E20 की, हम्म, पहली बात मैं बताऊं कि E5 होता है, E10 होता है, हम्म, उसके बाद E20 होता है, हम्म, और उसके बाद होता है E85। 85। E85 जो है वो पूरे यूएस में भी है, ब्राज़ील में भी है, ओके। ठीक है, और वो सक्सेसफुली चल रहा है। हम्म, मगर अगर एथनॉल के पूरे कंपोजिशन में आप जाते हो हम्म, तो आप देखोगे जो कंबर्शन होता है, जो फ्यूल को जलाने की जी। चीज होती है, हम्म, तो पेट्रोल जिस तरह का कंबर्शन प्रोवाइड करता है उसकी एफिशिएंसी एथेनॉल से बेटर है, इन द सेंस कि तुम्हारा माइलेज हमेशा कुछ बेटर आएगा पेट्रोल में, कुछ परसेंटेज घट के एथेनॉल में आएगा। इसलिए मैं किसी साइंटिस्ट को चैलेंज नहीं कर रहा, बट मैंने, मेरा जो नॉलेज है उस हिसाब से, फर्स्ट इट विल अफेक्ट द माइलेज। ओके। अब रही बात कि जब आप अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आप एथेनॉल के बारे में अगर पढ़ोगे तो एथेनॉल अट्रैक्ट्स मॉइस्चर। एथेनॉल जो होता है वो मॉइस्चर का दोस्त है। तो कई बार आपने वीडियोस देखे होंगे कि लोग दिखा रहे मेरे टंकी में पानी आ गया, ये आ गया, वो आ गया। दो रीजंस हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक बहुत यू फॉर आपका कमिंग। थैंक यू। सो अभी आज का यहीं पे डिस्कशन जो है वो थोड़ा क्लोज करेंगे, और फिर एक आपसे वादा ज़रूर चाहते हैं कि आपकी लाइफ से जुड़ी हुई थोड़ी सी हमें और चीज़ें जानने का मौका मिले। जरूर, आप ऑलवेज अवेलेबल फॉर यंग पीपल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सो आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे आपसे।